स्वागत है आप सभी का इग्नू फेयर पर। जी हाँ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश में मिलिट्री शासन लग चुका है। शेख हसीना बांग्लादेश से रिजाइन करके भाग चुकी हैं और वो भारत पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो इसकी पूरी कहानी को हम समझेंगे कि आखिरकार क्या है और बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ जो इस तरह की सिचुएशन बांग्लादेश को फेस करनी पड़ी है। ठीक है, आप पूरी एक एक स्टोरी इवन मतलब जो 15 साल की इनकी गवर्नमेंट रही है शेख हसीना के बारे में सब चीजें और इसके पीछे की कैसी कॉन्स्पिरेसी है, इस सभी को हम समझेंगे। क्या ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, क्या भारत के खिलाफ किसी तरह की ये साजिश है या सिर्फ बांग्लादेश के खिलाफ साजिश है। इस सभी पे अगर मैंने पिछले कुछ वीडियो बनाए हुए थे, अगर उनको आप लिंक करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। आप क्लास से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ध्यान दीजिएगा, सब कुछ कवर किया जाएगा और एवरीथिंग। ठीक है, शेख हसीना फ्लीज बांग्लादेश लैंड्स इन इंडिया। इंडिया में शेख हसीना लैंड की, ठीक है, गाजियाबाद में, और वहां पे हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी भी जाके उनसे मिले हैं। और कहा जा रहा अभी शेख हसीना एक्चुअल में जो गाजियाबाद एयर बेस की बात करें तो वहां पर जो है सेफ हाउस में उनको रखा गया है कि किसी तरह से उनको खतरा ना हो। ठीक है, देखिए, और यहां तक कि आप इस सिचुएशन को समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि जो फाउंडिंग फादर हैं, जिनको बांग्लादेश का जो है गांधी कहा जाता है, कुछ लोग उनको बंग बंधु भी कहते हैं, प्रोटेस्टर्स रिजाइन शेख हसीना की रिजाइन देने के बाद में उनकी स्टैच्यू को तोड़ रहे हैं। मतलब सोचिए, आप स्थिति सोचिए बांग्लादेश की कि मतलब ये इनकी स्टैच्यू को, इनके ऊपर देखिए किस तरह से खड़े होकर इसके बाद में इनकी स्टैच्यू को तोड़ा जा रहा है। और सिर्फ एक ही नहीं कि एक जगह पे ऐसा हो रहा हो, जहां जहां पे बांग्लादेश में इनकी स्टैच्यू लगी हुई है वहां पर यही काम किया जा रहा है, इनकी स्टैच्यू को तोड़ा जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, मतलब इस चीज को समझिएगा, क्योंकि आप फिर जियो पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे कि किस तरह की कॉन्स्पिरेसी एक्चुअल में जो है बांग्लादेश में क्रिएट की गई है। और इसका भारत के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है, बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। और यही कारण है, आप न्यूज में देख रहे होंगे कि बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है भारत में चल रही है, पीएमओ में चल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही है। हमारे एनएसए भी जाके शेख हसीना से मिले हैं और शेख हसीना ने कुछ ऐसा बताया है जो इसका भी हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ तक कि प्रोटेस्टर्स क्या किए, जो है मतलब पीएम हाउस में घुस जाते हैं, पीएम हाउस में घुस जाते हैं और वहां पर जो है तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद उनके बेड पे प्रधानमंत्री, जहां शेख हसीना बैठती थी, वहां पे जाकर बैठते हैं, वहां लेटते हैं, वहां पे खाना खाते हैं। बिल्कुल कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, श्रीलंका में भी कुछ ऐसी ही चीजें हुई थी। आपको कुछ सिमिलरिटी नहीं लगती है? जो चीजें जिस तरह से वहां पर राष्ट्रपति के जो है घर में घुस के उसके बाद उनके यहाँ खाना खाया जा रहा है, बैठा जा रहा है, उनके बेड पे लेटा जा रहा है, सेम सिचुएशन आपको यहाँ पे बांग्लादेश में देखने को मिलती है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ऑफिस में आग लगा दी जाती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर पीछे, आप देखिए धुआं उठ रहा है, देख रहे हैं आप, मतलब आग लगा दी जाती है। इस तरह की सिचुएशन आपको बांग्लादेश में देखने को मिलती है। अब ये प्रोटेस्ट आखिरकार इस प्रोटेस्ट पे, जो एक्चुअल में ये प्रोटेस्ट था, इस पर मैंने एक वीडियो भी आपको के लिए बनाया था। लेकिन जो वीडियो बनाया गया था तब जो कहा जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटेस्ट 30% कोटा से रिलेटेड नहीं था, ये कुछ और था। इस सभी पे हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब लगता था कि ये 30% कोटा जो रिजर्वेशन है उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उसके लिए नहीं था, ये कुछ और था। इसको आप बहुत डिटेल में अभी समझेंगे। ठीक है, बांग्लादेश क्राइसिस, शेख हसीना लैंड्स एट गाजियाबाद एयरपोर्ट, और बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री यहाँ पे लैंड होती हैं तो इसके बाद में एनएसए अजीत डोभाल मीट शेख हसीना एट हिंडन एयरबेस पर गाजियाबाद में शेख हसीना से एनएसए अजीत डोभाल मिलते हैं, उनको एक सेफ हाउस में रखा जाता है। ठीक है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शेख हसीना का जो शासन था 15 साल का, उस पर एक देखेंगे, उनको आयरन लेडी कहा जाता है। तो आखिरकार कौन थी शेख हसीना? शेख हसीना अगर मैं बात करूं तो जो वहां के फाउंडिंग फादर थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी थी। और जब वो 27 साल की थी तो 27 साल की उम्र में ही, देखो ये बांग्लादेश में जो आर्मी रूल आया है कोई नई बात नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। 1975 में की बात है, जब शेख मुजीबुर रहमान को आर्मी द्वारा तख्ता पलट के चक्कर में ही उनको मार दिया गया। और सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को ही नहीं मारा गया था, देखिए ध्यान से समझिएगा। पर्सनल लॉस एट 27 व्हेन 1975 मिलिट्री को, मतलब मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट के चक्कर में क्लेम द लिव्स ऑफ हर फादर, मदर एंड 3 ब्रदर्स, मतलब उनके फादर शेख मुजीबुर रहमान को, उनकी मदर को और उनके 3 भाइयों को आर्मी द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में उस समय शेख हसीना बच गई क्योंकि वहां पे मौजूद नहीं थी। बाद में शेख हसीना 6 साल बाद दोबारा अपने
जो फादर की आवामी लीग पार्टी थी उसको संभालती हैं और धीरे धीरे जो है विपक्ष में बैठती हैं, फिर शासन में आती हैं। तो कैसे होता है, और जब ये विपक्ष में भी थी तब भी कुछ नया नहीं था। देखिए, शेख किल्ड इन अ कॉप, ठीक है, जो शेख मुजीबुर रहमान है उनको मारा गया है, ठीक ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया गया है। कब मारा गया? 1975 में। कैसे? मिलिट्री तख्ता पलट में। और सिर्फ यही नहीं, देखो 1987 की बात है जब वो विपक्ष में थी, तो विपक्ष में थी उस समय भी, जब सचिवालय के बाहर जब वो एक जो है बेसिकली अपना पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही थी, तो वहां पर पुलिस द्वारा उनकी पार्टी पर जो है उनके पार्टी के पर गोलियां चलाई जाती हैं। और गोलियां ही नहीं चलाई जाती हैं, उनके कार को क्रेन के द्वारा उठाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ये आप समझिए शेख हसीना की, तो ये कोई फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है जब शेख हसीना के साथ ऐसा हुआ या वहां पे आर्मी रूल लगा, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन क्या हुआ, शेख हसीना ने वहां पर पूरी तरह से बदलाव ला दिया। कैसे? एक्चुअल जब से उनकी लीडरशिप आई, उनकी लीडरशिप में वहां पर बहुत ज्यादा देखा जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हुई बांग्लादेश में, ठीक है, बांग्लादेश में इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन साथ ही ध्यान देना 95% पॉपुलेशन तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई, 95% पॉपुलेशन तक बांग्लादेश में शेख हसीना ने, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के जो अब्यूजेस थे उन सभी को खत्म किया। और यहां तक कि आप देखें तो पर कैपिटल इनकम में भी बांग्लादेश अच्छा स्थान रखता है, ठीक है। और महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का जो विमेन पार्टिसिपेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में, उसमें भी बांग्लादेश की अच्छी खासी स्थिति है, ठीक है। जो बेसिकली हैंडलूम वर्किंग है वहां पे भी देखिए जो है बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश। ऐसी स्थिति जो है बांग्लादेश में शेख हसीना के द्वारा बनाई गई। इसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश, देखो सिचुएशन कब से स्टार्ट होती है मैं बताता हूं आपको। सिचुएशन स्टार्ट होती है जब इस बार फोर्थ टाइम बांग्लादेश की पीएम बनकर वो आती है, ठीक है, और मतलब 2/3 मेजोरिटी से आती है। अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है बीच में आता है कि यूएस से बांग्लादेश इलेक्शंस नॉट फ्री एंड फेयर। एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के द्वारा ही कहा गया, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है कि इनके द्वारा कहा गया कि एक वेस्टर्न कंट्री इंडिया के पास में एक दूसरा देश बनाना चाहता है, ठीक है, एक दूसरा देश बना के अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। ऐसा इनकी तरफ से बिना नाम लिए कहा गया था। और इनका साफ साफ किसकी तरफ से इशारा था? यूएसए की तरफ था इशारा, ठीक है। क्योंकि यूएसए ने इनसे क्या कहा आप देखिएगा, मैं आगे बताता हूं, मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है आप देखिएगा, ठीक है, आप देखिएगा, इसी में पढ़ा है, यूएस से बांग्लादेश इलेक्शंस वर नॉट फ्री। अब इस पे इनका क्या रिएक्शन आता है? एक्चुअल में इन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ, देखो मैं आपको बता रहा हूं, पहले ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है कि यूएसए बांग्लादेश आता है पीएम हसीना के पास और इनसे कहता है कि हमें एक मिलिट्री बेस बनाना है। शेख हसीना ने कहीं नाम नहीं लिया, बट जिस वेस्टर्न कंट्री की बात कर रहे हैं सब जानते हैं वो कौन हो सकता है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ जो है यूएसए के द्वारा कहा गया कि हमें एक मिलिट्री बेस हमें बनाना है और उसके लिए आप हमें जगह दीजिए। और शेख हसीना के द्वारा जब उस जगह देने को मना कर दिया गया, तब उसके बाद से ये सवाल यूएसए के द्वारा उठाने जाने लगे। यूएसए की मीडिया इनके पीछे पड़ गई। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखा जाए तो इनका नाम खराब किया जाने लगा कि वहां पर जो बांग्लादेश के इलेक्शंस हुए हैं वो फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं थे और इलेक्शंस में धांधली हुई है। इनको डिक्टेटर बोला जाने लगा यूएसए के द्वारा। और इसी के बाद से ही क्या होता है, वहां पर जो है ये दंगे भड़कते हैं। दंगे कैसे भड़कते हैं और जो दंगे वहां भड़कते हैं उसके बारे में इन्होंने बताया भी कि वेस्टर्न प्लॉट अगेंस्ट शेख हसीना व्हाट रिवील इन मई में उन्होंने कहा था कि हमारे खिलाफ वेस्टर्न प्लॉटिंग की जा रही, क्योंकि एक वेस्टर्न कंट्री है जो हमारे यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, हमारे और भारत के बीच में अपना जो है मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है। और मेरे मना कर देने के बावजूद वो सोच रहा है कि हम यहाँ से इनको तोड़कर इसके बाद में मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाएंगे हम, ठीक है। अभी बहुत ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, यूएस डिस्प्लेड फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश, ठीक है, ये बांग्लादेश के पीएम द्वारा कहा गया, ठीक है, कि कुछ हिस्सा वो म्यांमार का और कुछ हिस्सा बांग्लादेश का लेने के बाद, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं म्यांमार में भी कुछ ऐसा ही तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। तो अब जो है दोनों के बीच में कुछ जगह लेकर दोनों देशों से इसके बाद अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, जिससे वो इंडियन ओशियन में अपना दबदबा बना के रख सके, एशिया में अपने प्रभुत्व को जमा सके, ठीक है। ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। अब आप ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए ये इधर आप देखिए, जैसे जो आपका म्यांमार वाला एरिया है, ठीक है, ये म्यांमार वाला एरिया है और ये बांग्लादेश वाला एरिया है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि इस पर्टिकुलर रीजन में, ये रीजन आप देख रहे हैं,
यहाँ पर जो है बेसिकली एक नया कंट्री बनाकर इसके बाद एक वेस्टर्न कंट्री क्या करना चाह रहा है, अपना मिलिट्री बेस बनाना चाह रहा है, जिससे वो इंडियन ओशियन पर पूरा अपना नियंत्रण रख सके। ठीक है, वेस्टर्न कंट्री का इशारा किया गया इनकी तरफ। अगर ऐसे, इसलिए चाइना की बात नहीं की जा सकती है क्योंकि चाइना वेस्टर्न कंट्री नहीं है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर भारत के लिए कैसी स्थिति है इसको ध्यान दीजिएगा आप। मैं आपको पहले कुछ और दिखाता हूं जो हाँ, एक मिनट। ये देखिएगा ध्यान से, देखिए ये यहाँ की बात की गई कि यहाँ पर वो मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। अब आप बहुत अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो भारत की स्थिति, कि ये जो तख्ता पलट हो रहे हैं इसमें भारत की स्थिति के बारे में आप एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए म्यांमार में ऑलरेडी तख्ता पलट हो चुका है। ठीक है, अब म्यांमार में भी सैन्य शासन। आप देखिए बांग्लादेश का भी यही हाल हो चुका है। अगर बांग्लादेश को आप छोड़ दें, आप श्रीलंका चले जाएं तो श्रीलंका में आप जानते हैं कि अभी हाल ही में क्या हुआ था। ठीक है, श्रीलंका की क्या स्थिति हो गई। श्रीलंका को छोड़ के आप मालदीव चले जाएं, मालदीव में भी देखिए तो भारत के खिलाफ जो है सरकार आग ही उगलती रहती है, भारत से उसके संबंध खराब हो चुके हैं। फिर आप इधर आ जाइए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भी अगर बात करें तो थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो यूएसए के खिलाफ बहुत जहर उगलते थे, यूएसए को बहुत बुरा भला कहते थे। नतीजा क्या हुआ, वो आज कहाँ है आप जानिए। ठीक है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है आप जानते हैं, अफगानिस्तान में जो भी हुआ है उसमें भी यूएसए का रोल से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप भारत के चारों तरफ आप स्थिति देखिए, चाहे वो श्रीलंका की स्थिति देखिए, चाहे आप बांग्लादेश की स्थिति देखिए, चाहे आप म्यांमार की स्थिति देखिए, चाहे आप पाकिस्तान अफगानिस्तान की स्थिति देखिए, चाहे मालदीव की स्थिति देखिए, चाइना और यूएसए मिलकर भारत को चारों तरफ से घेर के रखे हुए हैं, भारत के चारों तरफ अस्थिरता बना के रखे हुए हैं। ठीक है, भारत के चारों तरफ अस्थिरता बनी है, चारों तरफ जितने देश, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पड़ोसी अस्थिर हैं, आपके पड़ोसियों में अस्थिरता है, तो ऐसे में आपकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। आप कहाँ जाओगे व्यापार करने, आपके जो अब अभी आप आज की सिचुएशन से हो, बांग्लादेश में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, जैसे मालदीव में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था, भारत को नुकसान उठाना पड़ा। म्यांमार का वही हाल हुआ। श्रीलंका में देखिए भारत को कितना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, उल्टा ही बाद में जो है श्रीलंका की बहुत सारी सहायता भी करनी पड़ी कि वो निकल पाए किसी तरह अपने जो है चाइना के कर्ज से। ठीक है, अब उसी तरह से जो है आप बांग्लादेश में जो भी परियोजनाएं थी, भारत का जितना भी इन्वेस्टमेंट था, अभी समझ लीजिए लटका हुआ है, अभी लटक जाएगा वो। ठीक है, ऐसे में भारत की स्थिति आप सोचिए कि भारत की स्थिति जो है कहीं तक यही वजह है कि भारत कंसर्न है। और यही नहीं, अब बांग्लादेश से क्या होगा, बांग्लादेश की तरफ से जो है अभी तक जो चीजें हो रही थी, जैसे आप देख रहे थे पलायन हो रहा था, अब यहाँ से और पलायन होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है अस्थिरता आएगी, खासकर यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज को खतरा होगा। अब वो माइनॉरिटीज यहाँ भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी तक क्या था, बहुत सारे यहाँ से के जरिए बांग्लादेश आते हैं, रोहिंग्या फिर यहाँ पर एंटर करते हैं। अभी क्या है, यहाँ के माइनॉरिटीज जो है वो भी यहाँ भागने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और अदरवाइज वो अपनी जान गंवाएंगे। तो ऐसे में भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। भारत में ऑलरेडी रिफ्यूजी की समस्या से और शरणार्थियों की समस्या से, खासकर जो घुसपैठियों की समस्या से भारत ऑलरेडी जूझ रहा है। ऐसे में भारत के सामने और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, एक एक चीज आपके सामने डिस्कस की जाएगी, बस क्लास से बने रहिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें आप। ठीक है, देखिए अब ये सब एक्चुअल में ये कॉन्स्पिरेसी कहां से आती है मैं आपको बताता हूं। देखो दो यहाँ पर क्या था बांग्लादेश में कि जो बेसिकली स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने बांग्लादेश को मुक्त कराने में या गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके जो भी परिवार वाले थे, उनके बच्चे थे, उनको 30% का रिजर्वेशन दिया जाता था। ठीक है, अब बहुत टाइम हो गया था, 2018 में विरोध के चलते शेख हसीना ने इसको अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया इस जो है रिजर्वेशन को। इसके बाद में आपको यकीन नहीं होगा, एक सडन मतलब अचानक से पता नहीं क्या मन में आता है, वो भी चाहे हो सकता है भाई कॉन्स्पिरेसी का ही पार्ट हो। एक हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट एक डिसीजन देता है कि इस 30% जो कोटा है चिल्ड्रन के लिए, फ्रीडम फाइटर के लिए, उसको जिसको 2018 में खत्म कर दिया गया था, उसको इलीगल, उस खत्म करने को इलीगल मतलब माना गया और कहा गया इसको रीइंस्टेट किया जाए। अब जैसे ये हाई कोर्ट का जो है क्या कहते हैं डिसीजन आता है उस कोटा के लिए, अब इसमें पीएम शेख हसीना की कोई गलती नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, कोई गलती नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डिसीजन था 30% कोटा के लिए वो हाई कोर्ट का था। और इसके बावजूद भी जो है वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं।
वहां पे यूनिवर्सिटी में से स्टार्ट होके वो सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट, और बाद में वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उसको समर्थन दे देती हैं। और सिर्फ यही नहीं होता है, आप देखिएगा हम लोगों को लगता था कि हाँ भाई ये जो है रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, मैं अभी जो बताने वाला हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए। इसके बाद आप देखिए क्या होता है। देखो मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, ठीक है, इसको आप देखिएगा तो आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश, बांग्लादेश में जो भी मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थी, जो मतलब आंदोलन हो रहे थे, जो सड़कें उजारी जा रही थी, दंगे हो रहे थे, उन सभी पे बहुत डिटेल्ड में मैंने कवर किया है इस चीज को। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, ठीक है, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में क्या होता है, देखो हाई कोर्ट ने तो कहा कि रीइंस्टेट करो 30% रिजर्वेशन, उसके बाद में दंगे भड़क गए। अब शेख हसीना को भी यही लगता था, जो भी लगता हो कि भाई ये इसी वजह से दंगे हो रहे हैं, हम लोगों को भी लगता था कि इसी वजह से दंगे हो रहे हैं, आंदोलन हो रहा है कि भाई इसको खत्म किया जाए। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, बांग्लादेश टॉप कोर्ट स्क्रैप्स मोस्ट कोर्ट आज, मतलब जो ये हाई कोर्ट का डिसीजन था उसको जो है रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन रद्द होने के बाद भी आंदोलन नहीं रुकते हैं। अब आप यहां समझिएगा, अगर ये आंदोलन 30% कोटा के लिए हो रहे थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रद्द कर दिया गया हाई कोर्ट के डिसीजन को, तो ये आंदोलन खत्म हो जाने चाहिए थे, ये विद्रोह खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं खत्म हुए। उल्टा ही अब ये विद्रोह डिमांड क्या करने लगा, शेख हसीना पीएम की कुर्सी छोड़े, शेख हसीना रिजाइन दे, और ये विद्रोह और भड़कता गया। और इसमें क्या हुआ, विपक्षी पार्टियों ने भी जोड़ तोड़ का समर्थन दिया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये और ज्यादा कब भड़का, अभी हाल ही में जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट था, इससे संबंधित जो है, मैंने एक बताया था आपको कि शेख हसीना आती हैं भारत, और भारत में आने के बाद में यहाँ पे निगोशिएशंस करती हैं, फिर जाती हैं चाइना, और चाइना ये मान के जाती है कि चाइना ने इनसे बताया था कि हम आपको जो है मतलब जहां पे बिलियंस डॉलर लोन देने की बात की थी चाइना ने, ठीक है, ये जाती हैं और वहां पर चाइना द्वारा इनको भाव नहीं दिया जाता है, इनकी इंसल्ट की जाती है, इनसे ठीक से बात नहीं किया जाता है। सी जिनपिंग आते भी हैं तो इनसे बस मुश्किल से 1 मिनट बात करके निकल लेते हैं, फिर उनके जो है विदेश मंत्री बात करने लगते हैं, वो भी ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो ऐसे में शेख हसीना बहुत इंसल्टेड फील करती हैं, और इनको जो बिलियंस ऑफ डॉलर सहायता देने की बात की गई थी, उसके बदले सिर्फ 100 मिलियन की सहायता की बात की जाती है, और ये बहुत इंसल्टेड फील करती हैं। इसके बाद वहां से वापस आ जाती हैं, शेख हसीना समय से पहले लौटती हैं, ठीक है। इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब आप यहां पर एक बात समझिएगा, चाइना ने जो बांग्लादेश के पीछे इतना हाथ धोकर पड़ा था कि किसी तरह से भारत और बांग्लादेश के बीच में कड़वाहट पैदा करें, वो चाइना, शेख हसीना जब चाइना विजिट पे जाती हैं तो उनको उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उनको उनकी इंसल्ट करता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका मतलब चाइना जानता था इस चीज को कि शेख हसीना रहने वाली नहीं है और यहाँ पर क्या होने वाला है, और इस वजह से हमें कोई जरूरत नहीं इनसे निगोशिएट करने की, ठीक। अब यहाँ पर जो चीजें हुई हैं, एक तो यूएसए की प्लॉटिंग से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, दूसरा पाकिस्तान और चाइना की प्लॉटिंग तो ही है, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब इस एक वीडियो को देखिएगा आप, ये भी वीडियो आप देखिएगा, आपको तब पूरी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। अब इसी बीच में जो है शेख हसीना कहती हैं कि ISI कॉन्स्पिरेसी टू रिमूव शेख हसीना को एज पाकिस्तान वांट्स एंटी इंडिया गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। मतलब बेसिकली जो सोर्सेज हैं बताते हैं कि जो वहां पे विद्रोह हो रहा है वो ISI की कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि पाकिस्तान और इवन मतलब मैं कहूंगा चाइना भी वहां पर एंटी इंडिया गवर्नमेंट चाहते हैं बांग्लादेश में, ठीक। और इस वजह से ये सब चीजें जो है सामने आई। तो अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह से वहां पे कॉन्स्पिरेसी करके इसके बाद शेख हसीना को हटाया गया है। इवन वहां की आर्मी, आप ध्यान दीजिएगा, मतलब जो विद्रोह हो रहा है, अभी तक आर्मी सामने नहीं थी, बट जब विद्रोह हो रहा है, लोग जो है पीएम हाउस को रेड कर रहे हैं, उस समय आर्मी खड़ी है, आर्मी कुछ कह नहीं रही है, आर्मी उनको रोकने तक का प्रयास नहीं कर रही है, उल्टा ही शेख हसीना से कहती है 45 मिनट में इस्तीफा दीजिए और भाग जाइए, जिंदा बच जाएंगी आप। अब शेख हसीना के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और फिर वो इस्तीफा देने के बाद में वहां से भागती हैं, ठीक है। और भारत में आके जो है गाजियाबाद में इस वक्त हिंडन एयरबेस पे सुरक्षित हैं।
सेफ हाउस में है, आगे के प्लानिंग है कि हो सकता हो लंदन जाएं या कहाँ जाएं, बट आप इस चीज को समझ सकते हैं। वहां पे जो है आर्मी द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि आर्मी वहां पे अंतरिम सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी और सब चीजें जो मैं कवर करना चाहता था, जो मैं चाहता था वो सब मैं कवर कर चुका हूँ। तो बाकी किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, धन्यवाद।